नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इतिहास में जो काल विभाजन हुआ है प्राचीन भारत मध्य भारत, उसका आधार क्या रहा। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज उसी को ही देखते हैं कि जो काल विभाजन उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं। जिस तरह इतिहासकारों ने कहा कि कभी यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कभी कोई विशेष परिस्थितियों से प्रभावित होकर भी कालों का निर्धारण किया जाता है, और इसके अतिरिक्त भाषाई परिवर्तन को भी आधार बनाया जा सकता है, और किसी विशेष परिस्थिति या आक्रमण की अवस्था में भी इसे हम आधार बना सकते हैं। अब बात यहाँ ये है कि ये जो युगों का विभाजन है वो कहाँ तक और किस आधार तक तर्कसंगत है। तो हमने देखा कि भाषाई आधार पे और जो अंग्रेजी इतिहासकारों ने जो विभाजन दिया था वो भी उतना तर्कसंगत नहीं है, ना ही भाषा के आधार पे युग विभाजन तर्कसंगत है। और किसी भी राजनीतिक स्थिति के आधार पे युग का विभाजन भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इतिहास केवल राजनीतिक स्थिति से ही नहीं बनता, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भी इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होती है। क्योंकि राजनीतिक आधार पर यदि हम काल का निर्धारण करेंगे तो यह केवल राजतंत्र को ही दर्शाएगा, वहाँ पे सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था जैसी प्रवृत्तियों का लोप हो जाएगा। हाल के वर्षों में इतिहासकारों ने जो प्राचीन मध्य भारत है उसके बीच सीमा रेखा को निर्धारित करने में बहुत तर्कसंगत और उपयोगी योगदान दिया। लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्यवर्ती युग को उपयोगी सामाजिक रचना का विशिष्ट युग कहा उन्होंने, कि उपयोगी सामाजिक रचना, सोशल फाउंडेशन, जिसमें महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक विकास की प्रक्रिया को पहचानने और स्पष्ट करने के लिए जो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, सामंतवादी व्यवस्था, सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था को एक वैचारिक मापदंड के रूप में उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया। अब आप देखते हो आर एस शर्मा का पूरा जितना भी इतिहास लेखन है वो पूरे सामंतवादी दृष्टिकोण को लेकर हुआ। सबसे पहले आर एस शर्मा ही कहते हैं कि सामंतवाद था जिसके विशेषता बंद अर्थव्यवस्था, जातियों का प्रगुणन, कला लिपि भाषा में क्षेत्रीयतावाद, ये सब यहाँ उस समय 7वीं शताब्दी की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में प्राचीन भारत में उभर रहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे द्विजेंद्र नाथ झा है, डी कौशाम्बी है, इन्होंने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो मार्क्स की विचारधारा थी उसको खंडित किया, जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज में कोई परिवर्तन विषय कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, और ये गतिरोध विदेशी व्यापार में गतिरोध के कारण ही ये परिवर्तन आए हैं। अब हम देखते हैं कि तुर्कों के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तन क्या थे। तो देश में परिवर्तन तो हुए, लेकिन कुछ परिवर्तन पूर्व की भांति कंटिन्यूटी में रहे। जैसे जो भूदान की संख्या थी, जो गुप्त काल के बाद से ही हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, सातवाहन के बाद से, जिन्होंने सामंतवादी अर्थव्यवस्था और सामंतवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसी तरह के लैंड ग्रांट्स यहाँ भी तुर्की समाज में भी तुर्कों का आगमन के बाद भी बने हुए हैं। जातियों का प्रगुणन हो रहा है, कला भाषा साहित्य में क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं। तो नूरुल हसन है यहाँ इस परिस्थिति को सामंतवाद की संशोधित स्थिति मानते हैं, और कि जो मध्यकालीन भारत में उस समय विद्यमान थी। क्योंकि मध्यकालीन भारत में जो कृषि का अधिशेष था वो किसानों से अमीरों के पास जाता और फिर सुल्तानों के पास जाता। तो कृषि की ये प्रक्रिया और ग्रामीण जीवन पे एक तरीके से जमींदारों का नियंत्रण था, और इस जमींदारी व्यवस्था में बाद में जाके जो परिवर्तन हुआ वो ये था कि इनके वेतन के फलस्वरूप इन जमींदारों को लैंड अरेंजमेंट असाइन किए गए, बड़े बड़े लैंड अरेंजमेंट, ठीक है, भूमि के टुकड़े इन्हें दे दिए गए, ताकि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में शांति व्यवस्था भी बनाए रखे
और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य सहायता भी प्रदान कर सके। अब ये जो कृषि संबंधों का नवीन स्वरूप यहाँ पे उपजेगा, ये जो नवीन स्वरूप है उसके कारण यहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था, लिपि और भाषा, ये सब यहाँ उन्नत अवस्था में होंगे, क्योंकि बड़े बड़े रेवेन्यू लैंड्स ग्रांट दिए जा रहे हैं जमींदारों को, जिसे अक्तादारी व्यवस्था यहाँ बोला गया है। ठीक है बच्चों, अक्ता भूमि का एक टुकड़ा होता था, इक्ता बोलते थे, और ये व्यवस्था इक्तदारी व्यवस्था कहलाई। एक तरीके से रेवेन्यू का असाइनमेंट था कि आप हमें लगान दीजिए, आप उस पर शांति व्यवस्था भी बनाए रखिए, आपका जो खर्चा है वो भी उसी में से निकालिए, उसके बाद जो अधिशेष बचता है जिसे फवाजिल कहा जाता था वो हमारे खजाने को दीजिए, राज्य के खजाने को। तो इस तरीके से यहाँ पे स्थायी सेनाएं गठित हुई पहले तो, क्योंकि जो इक़्तिदार थे युद्ध में आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता भी दे रहे हैं, इससे केंद्रीय साम्राज्य मजबूत हो रहा है। अब स्थायी सेनाएं, बड़ी बड़ी स्थायी सेनाओं का यहाँ गठन हो रहा है, तो उन सेनाओं के भरण पोषण के लिए भी मार्केट डेवलप होगा, दस्तकारी व्यवस्था वहाँ पे चाहिए, दस्तकारी की वस्तु की मांग बढ़ेगी, आंतरिक बाह्य व्यापार बढ़ेगा, और जब शहरीकरण बढ़ ही चुका है तो मुद्रा अर्थव्यवस्था बढ़ ही रही है। एक्चुअली मुद्रा अर्थव्यवस्था शहरीकरण की विशेषता है। ठीक है बच्चों, ना कि शहरीकरण के कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था आएगी, नहीं, पहले व्यापार वाणिज्य विकसित होगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था आएगी, एक रूप लिपि होगी, मानकीकृत सिक्के होंगे, तब उस व्यवस्था को हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। और अब माल का उत्पादन भी है, बाज़ार में विक्रय है, तो बाज़ार भी वहाँ पे बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे ये वैज्ञानिक तकनीकी विकास भी कुछ हद तक रहा है, लेकिन ये सोच मध्यकालीन समाज रहा, उसमें गतिरोध था कि इन्होंने क्या किया कि तकनीकी खोज की आवश्यकता को अनुभव तो किया, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की। हालांकि कुछ उन्होंने किए, इससे संबंधित विकास हमें देखने को भी मिलता है, लेकिन जो पश्चिम में जो तकनीकी विकास था और जो वैज्ञानिक परिवर्तन थे, उनके साथ हमारा मध्यकालीन भारत का जो तकनीकी ज्ञान था वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया, तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाया। अब हालांकि यहाँ ग्रामों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों का विकास अधिक है, फिर भी ग्राम क्षेत्र भी तुर्की शासन से अछूते नहीं हैं। उनमें भी प्राचीन काल का जो जातिगत ग्रामीण सामाजिक ढांचा था वो अभी भी क्रियाशील है, वो कोई खास परिवर्तन वहाँ में नज़र नहीं आता है। तो इस तरह कुछ परिवर्तन तो प्राचीन भारत के यहाँ चले आ रहे हैं। जो नई चीज़ हुई कि तुर्की शासन का विस्तार हुआ, सल्तनत का सुदृढ़ीकरण हुआ, जो 13वीं शताब्दी के अंत तक ये पूर्णतः सल्तनत गतिमान हो गई। जनसंख्या में वृद्धि यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है बच्चों। शहरीकरण, मुद्रा अर्थव्यवस्था, ये बढ़ती हुई जनसंख्या का द्योतक होता है। और यहाँ पे जब मुस्लिम आए, तुर्की शासन आया, तो कहीं न कहीं हिंदुओं के साथ उनका एक समन्वय, सांप्रदायिक गठजोड़ यहाँ पे विकसित हुआ। उन्होंने एक दूसरे की भाषा, धर्म के कुछ हिस्सों को अपनाया। ठीक है, कल्चर, यहाँ पे संस्कृति को अपनाया। तो एक भारतीयकरण की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई बच्चों, समझे? भारतीयकरण मतलब अब संस्कृतियों का अंतर्मिलन हुआ। भारतीय और इस्लामी सभ्यता संस्कृति थी, उनका अंतर्मिलन हुआ, और फिर इस प्रक्रिया को भक्ति और सूफी आंदोलन ने और अधिक बढ़ा दिया, इस अंतर्मिलन को। और परिवर्तन तो इस तरीके थे कि जो पहले जो जमींदार थे, आनुवंशिक रूप से हिंदू जमींदार चले आ रहे थे, अब स्वाभाविक था कि जब नवस्थापित तुर्की शासन है, उसने राजनीतिक सत्ता और भूराजस्व के रूप में कृषि अधिशेष के उपभोग के लिए उन हिंदू राजाओं को भी विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों में अपना हिस्सेदार बना लिया। ये अक्तादारी प्रथा यही तो थी, प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी, और वो कहीं ना कहीं दोआब के क्षेत्र को
अपने तुर्की शासन के अधीन रखना चाहते थे। चाहे इल्तुतमिश के समय की बात हो बच्चों, चाहे बलबन का काल हो, खिलजियों के काल में भी हम देखते हैं पूरा दोआब था, जहाँ गेहूं का, अन्न का या कहे चावलों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था। जितने भी तुर्की वो हुए सुल्तान, उनका ये उद्देश्य था कि वहाँ से अधिक लगान की वसूली हो, चाहे वो अन्न के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, क्योंकि वो एक फर्टाइल लैंड थी। पूरे पंजाब से लेके यूपी तक का, बिहार तक का जो क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, और उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित करने हेतु इन्होंने बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स इक़्तिदारों को प्रदान किए। अपने जो अमीर थे, तुर्की अमीर थे, जो इनके साथ तुर्की अमीर जो आए थे मलेशिया से, तो उनको यहाँ पे स्थापित किया, अक्ता दे के, अक्ता प्रदान करके, और हर इक़्तिदार उसमें से लगान वसूली करता था और उसे सल्तनत तक पहुँचाता था। तो आप देखिए कि ये व्यवस्थाएं किस तरीके से कायम रही। प्राचीन काल में क्या रहा, फिर मध्यकालीन भारत में आया तो क्या परिवर्तन हुए, क्यों इन्हें हम मध्यकालीन, प्राचीन भारत, आधुनिक काल की संज्ञा दें, इसका आधार क्या होना चाहिए, और प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत किस रूप में अलग है। तो ये आज हम इस चीज़ में, मेरे हिसाब से आज का इतना मैं क्लियर कर चुकी हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आएंगे तो हम देखेंगे कि तुर्की आक्रमण की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि इससे पहले अगर मुस्लिम आक्रमण की बात की जाएगी तो सबसे प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण का जो PDF है वो मैं आपको शेयर कर ही चुकी हूँ कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध मुल्तान पर हुआ। ठीक है, उस समय सिंध मुल्तान का शासक दाहिर था, और मोहम्मद बिन कासिम जो ईरान का शासक था उसका सेनापति था, गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम के उसने, अब वो अरबी था, तो उसने क्यों आक्रमण किया, क्योंकि सिंधी डाकू द्वारा समुद्र में अरब जहाज़ों को लूट लिया गया, तो दाहिर ने उसका कोई भी मुआवजा नहीं दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लूटपाट भी शामिल थी। कासिम द्वारा रावर पर अधिकार कर लिया गया। रावर जो एक दाहिर का जहाँ पे आधिपत्य था वहाँ पे, और रानी बाई उसकी जो पत्नी थी, अन्य महिलाओं ने वहाँ पे जौहर कर लिया। तो ये जो पहला आक्रमण है, इसके बाद हम तुर्की आक्रमण को पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुर्की आक्रमण का कंटिन्यूटी में हम कल पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये आक्रमण किए गए, है ना। धन्यवाद।